नमस्कार। आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश में जातिगत समीकरण और जातिगत राजनीति क्या कहती है, किस पार्टी का सबसे मजबूत समीकरण है। 2027 के विधानसभा चुनाव को अगर हम मद्देनजर रखते हुए बात करें तो सभी पार्टियां सर्व समाज की बात करती हैं, सभी जातियों की, सभी धर्मों की, सबकी बराबरी की, सबके हक हुकूक की बात करती हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई धरातल पर अगर आप देखें तो इसके विपरीत आपको मिलेगी। किस तरीके की राजनीति और किस तरीके का समीकरण सभी पार्टियां अपनाती हैं, वो बहुत गौर करने वाली बात है। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट है, उसके हिसाब से मैं आप लोगों को समझाने का थोड़ा सा प्रयास करती हूँ कि किस तरीके से जो 2027 का चुनाव है या उससे पहले का भी है, चाहे वो आपका 2024 का लोकसभा चुनाव रहा हो या फिर 22 का उत्तर प्रदेश का चुनाव रहा हो, जो बोलते हैं पार्टी के लोग वो उससे बिल्कुल विपरीत चीजें हैं निकल करके जो सामने आती हैं। अब जैसे कि आप लोगों ने थंब में देख ही लिया होगा कि मैंने लिखा है कि अखिलेश यादव को अगर यादव वोट बैंक पर भरोसा है तो वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती को जाटव वोट बैंक पर पूरा पूरा भरोसा विश्वास है। क्या कहता है पूरा जो डिटेल है, जो एक आकलन है, आइए आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाति सबसे बड़ा समीकरण होता है। पार्टियां भले ही सर्व समाज की राजनीति का दावा करें, लेकिन संगठन में जिम्मेदारी देते समय उनका भरोसा अब भी अपने कोर वोट बैंक पर ही टिका है। जिलाध्यक्षों की नियुक्ति पर नजर डालें तो भाजपा में 54% सवर्ण, सपा में 70% मुस्लिम यादव और बसपा में 92% दलितों को जिम्मेदारी दी गई है। वहीं कांग्रेस में 84% ब्राह्मण, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक हैं, यानी कि बीपीपीडीए वर्ग से जुड़े चेहरे संगठन की कमान संभाल रहे हैं। यूपी की सियासत में पार्टियों की कास्ट राजनीति क्या है, कास्ट रणनीति क्या है, ये आपको बताते हैं। सबसे पहले कुछ एक्सपर्ट्स हैं, वो क्या कहते हैं इसके बारे में आइए वो आपको बताती हूँ। बीएचयू के प्रोफेसर टीपी सिंह के अनुसार संगठन में सभी पार्टियों को भरोसेमंद लोग चाहिए होते हैं, ऐसे लोग जो पार्टी के एजेंडे को आम जनता तक मजबूती से पहुंचा सकें। यही वजह है कि ज्यादातर दल जिलाध्यक्षों की नियुक्ति में अपने कोर वोट बैंक से जुड़े लोगों को ही प्राथमिकता देते हैं। वरिष्ठ पत्रकार रतन मणिलाल भी इस बात से सहमत हैं। उनका कहना है कि यूपी राजनीति जातीय समीकरणों का खौलता हुआ कुंड है। यहाँ जाति के बिना राजनीति संभव नहीं है। पार्टियां भले ही सर्व समाज की बात करें, लेकिन हर दल अपना कोर वोट बैंक होता है, हर दल का अपना कोर वोट बैंक होता है। सपा की चर्चा होते ही मुस्लिम यादव समीकरण पर बात होती है। बसपा की पहचान दलित राजनीति से जुड़ी है। भाजपा की पहचान हिंदुत्व आधारित वोट बैंक से है। कांग्रेस सर्व समाज की राजनीति से जुड़ी है। भाजपा ने प्रदेश संगठन को 98 जिलों में विभाजित किया है। जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की प्रक्रिया करीब 1 साल से चल रही है। 16 मार्च 2025 को भाजपा ने 70 जिलाध्यक्षों के नाम घोषित किए थे। इसके बाद नवंबर 2025 में 14 और फरवरी 2026 में 11 जिलाध्यक्षों के नाम की घोषणा हुई। इस तरीके से पार्टी अब तक कुल 95 जिलाध्यक्षों की नियुक्ति कर चुकी है। भाजपा के जिलाध्यक्षों की नियुक्ति में सवर्णों के साथ गैर यादव, ओबीसी और गैर जाटव दलितों पर खास ध्यान दिया गया है। सवर्णों में ब्राह्मण और ठाकुर को सबसे अधिक प्रतिनिधित्व मिला है। वहीं ओबीसी में कुर्मी, मौर्य, लोध, निषाद और अन्य अति पिछड़ी जातियों को संगठन में जगह दी गई है। वही यही इनका सामाजिक समीकरण है, जिसने 2014 से भाजपा को उत्तर प्रदेश में लगातार चुनावी बढ़त दिलाई है। यानी कि कुल मिलाकर के अगर हम इस रिपोर्ट की माने तो ये कहा जा सकता है कि सबसे अच्छा जो एक समीकरण है जिलाध्यक्षों की या संगठन के तौर पर कहें तो वो भारतीय जनता पार्टी का है। भाजपा के 95 जिलाध्यक्षों में से 51 सवर्ण, 35 ओबीसी, 9 दलित हैं। सामान्य वर्ग में सबसे अधिक 25 ब्राह्मण, 14 ठाकुर, 6 वैश्य, 5 कायस्थ और 1 भूमिहार है। वहीं ओबीसी वर्ग में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व कुर्मी, लोध, मौर्य, कुशवाहा, शाक्य समुदाय का है। इनमें 6 कुर्मी,
4 लोध और 6 मौर्य कुशवाहा शाक्य समाज से जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं। इसके अलावा 4 निषाद और 2 यादव समाज से भी जिला अध्यक्ष हैं। अति पिछड़ी जातियों में शामिल सैनी, माली, पाल, गडरिया आदि समुदायों से भी 12 जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं। इसी तरीके से दलित वर्ग में भी भाजपा ने 4 पासी, 2 कोरी, 1 धोबी, 1 कठेरिया और 2 अन्य समुदाय के नेताओं को जिला अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी है। अब आप देखिए इनकी सोशल इंजीनियरिंग कितनी, तभी तो ओबीसी वोट बैंक इस वक्त पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की मुट्ठी में है। हो भी क्यों ना, भागीदारी भी उन्होंने इतनी जबरदस्त दे रखी है। वहीं दूसरी जो पार्टियां हैं उनको अपना संगठन मजबूत करने की जरूरत है, और संगठन मजबूत करने के लिए उन्हें सभी को भागीदारी, खासतौर पर ओबीसी की अगर हम बात करें और वो भी बसपा के लिए करें तो वो बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं ओबीसी सबसे निर्णायक भूमिका में पिछले कई सालों से है। और बाकी पार्टियों का क्या है वो भी आपको बताती हूँ। जैसे कि अब समाजवादी पार्टी की बात करें, सपा भले पीडीए का नारा बुलंद करके प्रदेश की सत्ता में वापसी का सपना देख रही है, लेकिन जिला अध्यक्षों की नियुक्ति में उसका भरोसा अब भी मुस्लिम यादव यानी कि MY समीकरण पर ही दिखाई देता है। प्रदेश में यादवों की आबादी करीब 8-9% ही है, लेकिन सपा अपने इस कोर वोट बैंक को संगठन में पर्याप्त प्रतिनिधित्व देती है। मौजूदा 95 जिला अध्यक्षों में 42 यादव यानी कि 44% और दूसरे नंबर पर 24 मुस्लिम जिला अध्यक्ष हैं। वहीं प्रदेश में दलितों की आबादी भले ही 20 से 21% के आसपास मानी जाती हो, लेकिन सपा ने केवल 3 दलित नेताओं को ही जिला अध्यक्ष बनाया है। इसके बाद हम बात करते हैं बसपा की। प्रदेश में बसपा भले ही ब्राह्मण, मुस्लिम और अति पिछड़े वर्गों को आकर्षित करने की बात करती हो, लेकिन जिला अध्यक्षों की सूची में आज भी उसका भरोसा सबसे ज्यादा दलित चेहरों पर ही दिखाई देता है। बसपा ने ब्राह्मण और मुस्लिम भाईचारा कमेटियों का गठन कर इन वर्गों को जोड़ने की कोशिश जरूर की है। बसपा के 75 जिला अध्यक्षों में से सिर्फ 6 ओबीसी खासकर अति पिछड़ी जातियों से हैं, जिनमें निषाद, कुशवाहा, गडरिया, लोधी, गुर्जर और कश्यप समाज के नेता हैं। वहीं सबसे अधिक प्रतिनिधित्व जाटव समाज से आने वाले नेताओं का है, जिन्हें बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्राथमिकता दी है। प्रदेश में दलितों की आबादी करीब 20 से 21% मानी जाती है, जिसमें से 12% जाटव हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती भी जाटव समुदाय से ही आती हैं। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल के अनुसार पार्टी में जिला अध्यक्षों के अलावा ब्राह्मण, ओबीसी और मुस्लिम भाईचारा कमेटियों का भी गठन किया गया है। इनके जरिए समाज में अन्य वर्गों को संगठन में प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है। अब बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस ने 20 मार्च 2025 को 134 जिला अध्यक्षों की सूची जारी की थी। इसके जरिए पूरे प्रदेश में संगठन को एक नए सिरे से खड़ा करने का प्रयास किया गया। जिला अध्यक्षों की नियुक्ति में कांग्रेस ने बीपीडीए, ब्राह्मण, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूले को प्राथमिकता दी है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ब्राह्मण, मुस्लिम और दलित वोट बैंक के मजबूत समीकरण के सहारे लंबे समय तक सत्ता में रही, लेकिन 1990 के दशक में मंडल कमंडल की राजनीति के उभार के साथ उसका यह कोर वोट बैंक धीरे धीरे उससे दूर होता गया। ऐसे में कांग्रेस ने जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए फिर से अपने पारंपरिक सामाजिक आधार को साधने की कोशिश की है। कांग्रेस के जिला अध्यक्षों में 33 ओबीसी, 32 मुस्लिम, 27 ब्राह्मण, 19 दलित और 1 आदिवासी शामिल है। वरिष्ठ पत्रकार सुरेश बहादुर सिंह के अनुसार कांग्रेस की जिला अध्यक्षों की सूची से बिल्कुल साफ है कि पार्टी ने जातीय संतुलन बनाने की कोशिश की है। कांग्रेस ने 15 पसमानदा मुसलमानों सहित कुल 48 ओबीसी नेताओं को मौका दिया है। मुस्लिम समाज में पसमानदा समुदाय को पिछड़े वर्ग में गिना जाता है और इनकी आबादी भी मुस्लिम समाज में सबसे अधिक मानी जाती है। तो ये है कांग्रेस का जो जातीय समीकरण है, उसके हिसाब से उन्होंने जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की। और सबसे मजेदार बात यह है कि महिलाओं की भागीदारी इसमें ना के बराबर है। संगठन में जिला अध्यक्षों की अगर हम बात करें तो महिलाओं पर किसी को भरोसा नहीं। भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ 8 जिला अध्यक्ष हैं, महिला जिला अध्यक्ष हैं 8, और कांग्रेस ने अपने 134 जिला अध्यक्षों में सिर्फ 4 महिलाओं को मौका दिया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 95 में से सिर्फ 8 महिलाओं को। दूसरी तरफ सपा और बसपा एक भी महिला को जिला अध्यक्ष की कमान नहीं सौंपी है। ये बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाली और दिलचस्प चीज है। जबकि आधी आबादी
महिलाएं हैं और प्रतिनिधित्व के नाम पर शून्य। तो यह है कुल मिलाकर के एक जातीय समीकरण आधार कि किस तरीके से आज भी बसपा को अपने जाटा वोट बैंक पर, उधर अखिलेश यादव को मुस्लिम और यादव पर, और भारतीय जनता पार्टी को सवर्ण वोट बैंक पर और ओबीसी पर बहुत भरोसा है। कांग्रेस ने कोशिश की है सबको लेकर के और संतुलन बनाने की, लेकिन कितनी कामयाब होगी वो तो वक्त ही बताएगा। हालांकि सब कितने कामयाब होंगे वो भी वक्त ही बताएगा। तो मुझे लगा कि ये जातीय समीकरण बहुत दिलचस्प है, आप लोगों के साथ इसको जरूर शेयर करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्लीज पूरा देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।